और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Hope you all are doing good. तो आज हम एरर डिटेक्शन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे क्वेश्चंस कम है लेकिन जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप हर कोई रूल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस दिया गया है दैट इज ऑफ ऑल द मैन, ठीक है? No to me none is inclined than he is to think ill of others. तो क्या मतलब है इसका? जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ या जानता हूँ, none is inclined. Inclined का मतलब क्या होता है? Inclined means wanting to behave in a particular way or likely to do something. किसी चीज़ को करने का इंटरेस्ट, किसी चीज़ को करने की टेंडेंसी या फिर ईगरनेस होना किसी चीज़ के टूवर्ड्स, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कोई भी उतना ईगर नहीं है जितना कि ये है, दैन ही इज टू थिंक इल ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में बुरा सोचने के लिए। ओके, खुद उतना कोई भी ईगर नहीं है जितना कि ये है दूसरों के बारे में बुरा सोचने के लिए, ठीक है? अब ज्यादा है या कम वो तो नहीं दिखाया है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, ठीक है? सो ऑफ ऑल द मैन, यहाँ तक ठीक है सेंटेंस, ठीक है? अब यहाँ पे रिलेटिव्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लूरल नाउन, ठीक है? लेकिन प्लूरल नाउन ही होना चाहिए। नो टू मी, यहाँ पे आप एक रूल याद रखोगे, जब भी आप नो टू मी देखोगे डू अंडरस्टैंड कि सेंटेंस जो है वो किस वॉइस में दिया गया है, वो पैसिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है? तो अगर आप ये सीधे ही लिखोगे लाइक आई नो यू, वो क्या बनेगा? आई नो यू, ये क्या बन जाता है? एक्टिव वॉइस में आता है सेंटेंस, ठीक है? इसको अगर हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे आएगा? यू आर नोन टू मी, ठीक है? तो किस फॉर्म में आया ये वर्ब? ये V3 फॉर्म में आया। क्या यहाँ पे V3 फॉर्म में है? ये नहीं है, तो ये है आपका पहला एरर। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? नोन टू मी होना चाहिए था, ठीक है? तो ये आपका पहला एरर है। उसके बाद और ऑफ ऑल द मैन नोन टू मी नन इज इंक्लाइंड दैन ही इज। देखो, अब जब ये दैन यूज हुआ है, मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं मैंने हर किसी वीडियो में आपको ये सारे रूल समझाए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिविजन हो रहा है, ठीक है? तो दैन वर्ड जहाँ पर भी आएगा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पहले जो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, तो कंपैरिजन में जो एडजेक्टिव इसके पहले यूज हुआ है वो किस डिग्री में होना चाहिए? वो कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। किस डिग्री में होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, ना कि पॉजिटिव, ना कि सुपरलेटिव। तो इंक्लाइंड, क्या ये कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है? नहीं, आपको इंक्लाइंड से पहले मोर या लेस लगाना है, ठीक है? नन इज इंक्लाइंड, नन इज मोर इंक्लाइंड दैन ही इज, या नन इज लेस इंक्लाइंड दैन ही इज। क्योंकि यहाँ पे ओपन एंडेड है तो आप मोर भी यूज कर सकते हो, आप लेस भी यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दूं, शी इज ब्यूटिफुल दैन हर, क्या ये सही है? ओके, नहीं, ये गलत है। क्या होना चाहिए था? कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो दो लोगों के बीच में, यहाँ पे हर नहीं आएगा, सॉरी, शी इज ब्यूटिफुल दैन शी, ओके?
तो क्योंकि अगर इसकी रीफेसिंग, देखो ये भी एक एरर है, यूजुअली क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर इस सेंटेंस की आप रीफेसिंग करोगे ना, क्या आप लिख सकते हो हर इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन शी? गलत होगा, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन हर। दोनों फेजेस में, दोनों तरीकों से ये सेम ही आना चाहिए। ओके, तो ये भी एक एरर है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कंपैरिजन के केस में कभी नहीं रखना, हमेशा क्या रखना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे रखना, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे यही था कि अगर आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो एंड यू आर राइटिंग द वर्ड ब्यूटीफुल ओवर है, यू यूजिंग द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल अकेला नहीं आएगा, आपको क्या लिखना है, मोर ब्यूटीफुल या लेस ब्यूटीफुल दैन हर, ओके, दैन शी, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू दिस सेंटेंस। तो कहाँ पे थे हम, नन इज लेस इंक्लाइंड या मोर इंक्लाइंड दैन ही इज। अब ही है, उसके साथ इज यूज हुआ है, ये भी करेक्ट है। टू के साथ वी का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, वो भी करेक्ट है। इल ऑफ अदर्स, ये भी सही है। तो एरर किस पार्ट में हमारा बनता है, बी एंड सी, ठीक है। बाकी सेंटेंस करेक्ट है, ए पार्ट में भी कोई एरर नहीं है और डी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। टू है तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है, टू थिंक, टू के साथ वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, तो उस हिसाब से भी ये ठीक है। होप दिस रूल इज, ऑल दीज रूल्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Despite of toiling very very hardly, he realized that he had not earned anything substantially. तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो पूरी तरह से कुछ कमा नहीं पाया। ओके, अब ये अर्न सिर्फ इन इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट रिटन ओवर हियर इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी ओनली, इट कैन बी रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेम ऑल्सो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मनी ही नहीं हो सकता, ठीक है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, बट मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो उसने पूरी तरह से कुछ भी नहीं कमाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं एरर्स कहाँ पे आते हैं। डेस्पाइट जो है ना, ये यूजुअली इस रूल पे बेस्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो इंस्पाइट ऑफ आता है, नहीं तो डेस्पाइट इज यूज्ड अलोन, ठीक है। और दोनों का मतलब क्या है, इसके बावजूद। मीनिंग ये किस सेंस में यूज होता है, जब आपको कोई ऑपोजिशन की बात करनी होगी किसी सेंटेंस में, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस ही डिड दैट, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही टुक हिज एग्जाम्स लाइटली, ठीक है। जब भी कहीं पर ऑपोजिशन की बात आ रही हो, वहां पर आप इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट यूज करोगे। लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज होगा, लेकिन डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। तो एरर आपका पहले ही पार्ट में आ रहा है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होना चाहिए था। नाउ वी कम टू दिस वर्ड टॉयलिंग। क्या मतलब है टॉयलिंग का, वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। तो डिस्पाइट टॉयलिंग वेरी हार्डली, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है, वेरी हार्ड होना चाहिए था। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था हार्ड और हार्डली में डिफरेंस क्या है। हार्ड जो है एज एन एडवर्ब भी यूज होता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, लेकिन हार्डली जो है वो सिर्फ एज एन एडवर्ब यूज होता है। और यहाँ पे तो एडवर्ब की जरूरत है, तो आप कहोगे या तो हार्ड लिख सकते हैं, नहीं तो हार्डली, फिर दोनों में से कोई क्यों नहीं, सिर्फ हार्ड ही क्यों, हार्डली क्यों नहीं। उसका भी एक रीजन है। हार्ड का जो सेंस होता है सेंटेंस में, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, ओके, वो वेरी हार्ड, वो पॉजिटिव सेंस में जाएगा, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, ही वर्कड वेरी हार्ड, ओके, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की। अगर आप हार्डली लिखोगे ना, हार्डली का मतलब होता है शायद ही, बहुत कम। तो उसने बहुत कम मेहनत, उसने शायद ही मेहनत की, तभी ऐसा हुआ। आई एम हार्डली एबल टू मीट देम, मैं शायद ही उनसे मिल पाती हूँ, ठीक है। तो हार्डली किस सेंस में जाता है, वो नेगेटिव, वन सेकेंड, हार्डली किस सेंस में जाता है, वो नेगेटिव सेंस में जाता है, इसीलिए हार्डली यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में भी एरर है और सेकेंड पार्ट में भी एरर है। क्या होना चाहिए था, हार्ड होना चाहिए था, ना कि हार्डली। सो डिस्पाइट टॉयलिंग वेरी हार्ड ही रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक ठीक है।
ही हैड नॉट अर्नड, ये भी ठीक है, ही के बाद हैड के बाद नॉट, चलो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, लेकिन हैड के बाद जो वर्ब है वो V3 फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। और पास्ट परफेक्ट में क्या रूल है कि हैड के साथ जो है वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए, V3 फॉर्म में आना चाहिए। जैसे कि हैड गॉन, हैड केप्ट, हैड गिवन, हैड टेकन, हैड डन, तो ऐसे आने चाहिए, वर्ब V3 फॉर्म में आना चाहिए। तो ये सेंटेंस, ये पार्ट भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। वो पूरी तरह से नहीं कमा पाया है, क्या मतलब है इसका, एनीथिंग सब्सटैंशियली, सब्सटैंशियली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, तो वो कंप्लीटली कुछ भी नहीं कमा पाया है, ठीक है। लेकिन क्या ये सब्सटैंशियली करेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है, नहीं, क्यों नहीं, यहाँ पे एनीथिंग जो है वो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ओके, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सब्सटैंशियली जो है वो क्या है, इट्स एन एडवर्ब, ठीक है, इट्स एन एडवर्ब। मैंने आपको पहले भी, मतलब जो मेरी पिछली वीडियो थी उनमें मैंने ये सारे रूल्स तो डिस्कस किए हुए ही हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि एडवर्ब जो है वो कभी भी प्रोनाउन या नाउन को क्वालिफाई नहीं करता। सो जो ये एनीथिंग है विच इज अ नाउन, विच हैज बीन यूज्ड एज अ नाउन ओवर हियर, ये इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो जो वर्ड सब्सटैंशियली है, इट हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली ओवर हियर। तो क्या आना चाहिए था, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो हमें सब्सटैंशियली में ये ly हटा के सिर्फ सब्सटैंशियल लिखना है। ही हैड नॉट अर्नड एनीथिंग सब्सटैंशियल, ठीक है, क्योंकि सब्सटैंशियल क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ओके। तो हमें कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव बन गया, कोई तो रूल होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना हम बता सकते हैं कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है, कोई वर्ड नाउन है, कोई वर्ड एडवर्ब है, या कोई भी कुछ भी, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव बन गया अब ly हटा के, क्योंकि जब भी कोई वर्ड AIAL से एंड होता है वो क्या होता है, दैट इज एन एडजेक्टिव। भले ही पार्शियल हो, सोशल हो, सब्सटैंशियल हो, ये सारे क्या बन जाएंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, अंडरस्टूड, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये तो समझ में आया ना आपका, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाऊंगी। इफ आई राइट ही had not, one second, he had not substantially earned anything, ठीक है, he had not substantially earned anything, क्या ये सही है, यहाँ पे, यहाँ पर भी तो मैंने एडवर्ब यूज किया है, क्या ये सही है, यहाँ पर भी एनीथिंग है, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा, हाँ, ये सेंटेंस 110% सही है। क्यों, क्योंकि सब्सटैंशियली जो ये एडवर्ब है यहाँ पे, ये एनीथिंग को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये वर्ब के पहले यूज हुआ है, तो ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि उसने कुछ भी नहीं कमाया है, कंप्लीटली कुछ भी नहीं कमाया है, ना ही इट कैन बी फेम, इट कैन बी मनी, इट कैन बी रिस्पेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन उसने कंप्लीटली कुछ भी नहीं कमाया है। और जो ये एडवर्ब है, ये किसको यहाँ पे कर रहा है मॉडिफाई, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे इस सेंस में ये सेंटेंस कंप्लीटली सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सब्सटैंशियली यहाँ पे लगाएंगे एंड पे, ही हैड नॉट अर्न एनीथिंग सब्सटैंशियली, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये एनीथिंग को क्वालिफाई करेगा और वहां पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एडवर्ब चाहिए। गॉट इट, ओके फाइन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। I would have lost my belonging if I would have left the compartment and went out to fetch drinking water. तो क्या कह रहा है ये सेंटेंस में, मैं अपनी सारी बिलोंगिंग्स खो देता अगर मैं कंपार्टमेंट के बाहर चला गया होता, क्या, पीने का पानी लेने। तो अगर मैं पीने का पानी लेने कंपार्टमेंट से बाहर गया होता तो मैं अपना सारा सामान खो देता, ठीक है। अब हम एरर ढूंढते हैं। देखो, आई वुड हैव लॉस्ट माई बिलोंगिंग, यहां तक तो सही है कि आई है, वुड है, हैव के बाद लॉस्ट है, ओके। वुड के बाद हैव ही हमेशा आएगा, हैज कभी नहीं आएगा, हैड कभी नहीं आएगा।
तो ये तो सही है। लॉस्ट V3 फॉर्म में है, तो हैव के बाद V3 फॉर्म आ गया, ये भी सही है। माई बिलोंगिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एरर है, क्यों? क्योंकि माई क्या है, वो एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो क्या ये नाउन है? लेकिन गलत तरीके से दिया गया है। अगर आपको बिलोंगिंग को एज ए नाउन यूज, क्योंकि बिलोंगिंग जो है वो इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। इट इज बिलोंगिंग्स एंड नॉट बिलोंगिंग, मतलब आपका सामान। बिलोंगिंग्स मीन्स आपका सामान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक सिंगुलर हो या प्लूरल, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कैरिंग अ सूटकेस, ठीक है। एक सूटकेस हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन हमेशा उसमें क्या यूज करोगे आप, बिलोंगिंग्स, ओके। चाहे एक सूटकेस भी क्यों ना हो, वो भी आपका बिलोंगिंग्स ही बन जाता है, ठीक है। तो यहां तक ये है आपका पहला एरर, फाइन। ये बिलोंगिंग्स होना चाहिए था, बिलोंगिंग कोई वर्ड ही नहीं है। इफ आई वुड हैव लेफ्ट, अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। कंडीशनल फ्रेजेस के लिए पहले मैं आपको एक रूल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल फ्रेज लिखते हैं हम, और यहाँ से मेन सेंटेंस, ओके। अब अगर मेन सेंटेंस किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। अगर मेन सेंटेंस किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर जैसे आई शैल प्ले विथ हिम, ही विल हेल्प हिम, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस के हैं जहाँ पे विल शैल यूज होंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल या शैल यूज होता है, और इनके बाद वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, दैट इज योर सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो अगर सेंटेंस आपका, मेन सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में दिया गया है, तो कंडीशनल फ्रेज जो है वो किस टेंस में होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। वो किस में है, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। अब अगर आपका मेन सेंटेंस जो है, अब अगर आपका ये कंडीशनल फ्रेज और यहाँ से मेन सेंटेंस, अब अगर आपका मेन सेंटेंस किस में दिया गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट में दिया गया होगा। किस में दिया गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का रूल कैसे बनता है, उसमें भी विल शैल आएगा, विल या शैल आएगा, और उसके बाद हैव आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव गॉन देयर, ही विल हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म और विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है। तो अगर मेन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है, आपका जो कंडीशनल फ्रेज है वो किस टेंस में आएगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा। किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है, पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है, मैंने अभी बताया आपको। हैड और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट। तो हमें देखना है कि क्या ये कंडीशन और मेन सेंटेंस एक दूसरे के साथ फिट हो रहे हैं कि नहीं। ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका मेन सेंटेंस बन जाता है। और ये किस टेंस में है, क्या ये फ्यूचर परफेक्ट, क्या ये फ्यूचर परफेक्ट में है, डेफिनेटली है। क्यों, क्योंकि विल शैल हो, वुड शुड हो, वो आपका फ्यूचर टेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हैव यूज हुआ है, हैव के बाद लॉस्ट, मतलब हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, और उससे पहले वुड यूज हुआ है, दैट मीन्स इट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट अगर मेन सेंटेंस होगा, मैंने अभी क्या बताया, कंडीशनल फ्रेज किस टेंस में होगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो हमें देखना है कि जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जो इसका कंडीशनल फ्रेज है, क्या वो पास्ट परफेक्ट में है कि नहीं है, ठीक है। इफ आई वुड हैव, देखो यही पे गलत हो गया, ये फिर से फ्यूचर परफेक्ट आ गया। तो यहाँ पे वुड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैव भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इफ आई हैड लेफ्ट। इन दोनों को रिप्लेस करके हमें यहाँ पे हैड लिखना है, इजंट इट, इफ आई हैड लेफ्ट। आपको बात समझ में आ रही है। द कंपार्टमेंट, इफ आई हैड लेफ्ट द कंपार्टमेंट एंड वेंट आउट। देखो अगर आपने पहला वर्ब यूज किया है
V3 फॉर्म में, तो दूसरा वर्ब जो है वो भी तो इसी हैड के साथ, इसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एसोसिएट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सेम ही है दोनों वर्ब्स के लिए। तो अगर यहाँ पर V3 फॉर्म में है, दूसरा वर्ब जो है सेंटेंस में वो भी क्या होना चाहिए, वो भी V3 में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर गॉन होगा। ठीक है, इफ आई हैड लेफ्ट द कंपार्टमेंट एंड गॉन आउट टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि टू के साथ फेच यूज हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, तो ये सही है। ओके, सो गॉट इट कि क्या रूल था यहाँ पे, अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट, अगर आपका मेन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है तो उसके बाद जो कंडीशनल फ्रेज है वो किस में होना चाहिए, वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये वुड हैव था वो गलत था क्योंकि ये फिर से फ्यूचर परफेक्ट में ही आ रहा था, तो वुड हैव को हटा के हमें हैड लिखना था और वर्ब यहाँ पे V3 फॉर्म में ही था। तो जो इसका नेक्स्ट वर्ब था वेंट, वो भी वहाँ पर भी सी पार्ट में भी आपके एरर था। क्यों, क्योंकि वहाँ जो वर्ब था वो सेकेंड फॉर्म में था, ठीक है, पास्ट टेंस में था, हमें वहां पे गॉन लिखना था। ओके, अंडरस्टूड दिस मच। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट सेंटेंस। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है, पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, ठीक है। अलोंग विद, ये क्या है, कंजक्शन है, इजंट इट। His party colleagues, देखो सब्जेक्ट 2, ओके, are coming to attend the conference, प्रेसिडेंट अपने पार्टी कोलीग्स के साथ आ रहा है क्या करने, अटेंड करने कॉन्फ्रेंस, जो कि स्केड्यूल्ड हुई है, विच हैज स्केड्यूल्ड ऑन दिस आफ्टरनून, जो कि स्केड्यूल हुई है कहाँ पे, कब, ऑन दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून में। ओके, अब यहाँ पर पहला रूल देखते हैं हम। प्रेसिडेंट मैंने अभी क्या कहा, पहला सब्जेक्ट, पार्टी कोलीग्स दूसरा सब्जेक्ट। सो जब किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स होंगे और वो कनेक्टेड होंगे किसके, किससे, किसी कंजक्शन से, कौन कौन से कंजक्शंस, अलोंग विद, एक तो अलोंग विद, दूसरा विद, या तो एज वेल एज, या तो टुगेदर, ओके, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, ओके, या फिर नो लेस दैन। तो ऐसे कंजक्शंस जब भी दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे, वहां पर जो वर्ब यूज किया गया होगा वो आपको किसके साथ एसोसिएट करना है, वो आपको पहले सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना है। क्या कहा मैंने, आई रिपीट, जब आपके पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स होंगे, दो नाउन्स होंगे, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होंगे कंजक्शन से, कैसे कंजक्शन से, अलोंग विद से, विद से, टुगेदर विद से, एज वेल एज से, अकम्पनीड बाय से, नो लेस दैन से, ठीक है, तो वहां पर उस केस में जो वर्ब दिया गया होगा उसको आपको किसके साथ एसोसिएट करना है, उसको आपको पहले सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना है। कहने का मतलब है अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल, अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा। इतना समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और बीच में क्या यूज हुआ है, कंजक्शन यूज हुआ है। कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है, अलोंग विद। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो वर्ब है वो किसके साथ एसोसिएट करना है, वो पहले सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्रेसिडेंट, मतलब सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब क्या आना चाहिए यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो ये है आपका पहला एरर बी पार्ट में, ठीक है। ओके, उसके बाद टू अटेंड, ओके, जब टू के बाद अटेंड यूज किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, तो ये सही है। द कॉन्फ्रेंस विच हैज, द कॉन्फ्रेंस सही है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इजंट इट। तो ये किसके लिए यूज किया गया है, ये कॉन्फ्रेंस के लिए यूज किया गया है, तो बिल्कुल सही है। विच हैज स्केड्यूल्ड, आप जो ये सी है ना ये यहाँ पे रख लो, ठीक है, सी पार्ट कहाँ तक आएगा, स्केड्यूल, शेड्यूल तक, ठीक है। विच हैज शेड्यूल्ड ऑन दिस आफ्टरनून, अब क्या ये सही है, नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है, आई टेल यू। अगर मैं यहां पे लिखूं आई हैव शेड्यूल्ड अ मीटिंग,
क्या मतलब है इस सेंटेंस का? मैंने मीटिंग शेड्यूल की। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं मीटिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मीटिंग हैज शेड्यूल्ड, क्या मतलब बना इसका? मीटिंग ने शेड्यूल की, यहाँ पे आई हैव शेड्यूल्ड अ मीटिंग, तो मैंने मीटिंग शेड्यूल की। मीटिंग हैज शेड्यूल्ड तो मतलब मीटिंग ने ही शेड्यूल किया। क्या ये पॉसिबल है कि मीटिंग अपने आप को खुद ही शेड्यूल करेगी? क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ओके, सेम इज द केस विद कॉन्फ्रेंस। तो हमें क्या लिखना है कि अगर हमें इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना है? हैज बिन आएगा। तो इस सेंटेंस में भी क्या बनेगा? मीटिंग हैज बिन शेड्यूल्ड, विच मीन्स कि मीटिंग शेड्यूल की गई है। गॉट इट? ये पैसिव फॉर्म में आएगा यहाँ पे। तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पे बिन लिखना है, विच इज मिसिंग ओवर हियर, विच इज मिसिंग ओवर हियर। तो ये था आपका एरर, ठीक है, विच हैज बिन शेड्यूल्ड। ओके, क्योंकि कॉन्फ्रेंस अपने आप को खुद ही नहीं कर सकता है शेड्यूल। विच हैज शेड्यूल ऐसा गलत है, कॉन्फ्रेंस को शेड्यूल करने के लिए कोई होना चाहिए, तो विच हैज बिन यहाँ पे आना चाहिए, विच हैज बिन शेड्यूल्ड। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक आप ये सेंटेंस रखोगे। अब ऑन दिस आफ्टरनून, क्या ये सही है? नहीं, ये यहाँ पर भी आपका एरर है। कैसे? देखो, अगर आप कहोगे मैं आपसे संडे को मिलूंगा या मिलूंगी, तो क्या कहोगे? आई विल कम टू मीट यू ऑन संडे। ठीक है, आई विल कम टू मीट यू ऑन संडे। अगर आप सिर्फ डे का नाम ले रहे हो या फिर टाइम का नाम ले रहे हो कि मैं आपसे इवनिंग में मिलूंगा, मैं आपसे आफ्टरनून में मिलूंगा, मैं आपसे मॉर्निंग में, नाइट में, या फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे किसी भी दिन मिलूंगा, तो तब आप क्या बोलोगे? आई मीट यू ऑन मंडे, आई मीट यू ऑन ट्यूसडे, आई मीट यू ऑन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जैसे भी, या आई मीट यू इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, ऐसे आएगा, तो प्रपोजिशन आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं मैं आपसे इस संडे मिलूंगा या इस संडे मिलूंगी, जब भी ये इस वर्ड आता है उर्दू में, जब भी ये इस वर्ड यहाँ पे आता है, तो तब वहाँ पे इस आफ्टरनून, इस दोपहर को, इस सुबह, या फिर इस दिन, इस ट्यूसडे, इस मंडे, जब भी ये इस वर्ड आता है, वहाँ पर आपको जो ये प्रपोजिशन है वो हटा देना है, वो आपको यूज नहीं करना है। तो क्या आएगा? अगर आपको बोलना होगा मैं आपको इस संडे मिलूंगा, तो क्या आएगा? आई विल मीट यू दिस संडे, ना कि ऑन दिस संडे, वो गलत होगा। आई विल मीट यू दिस मंडे, आई मीट यू दिस आफ्टरनून, आई मीट यू दिस मॉर्निंग। गॉट इट? कि जहां पर भी आप अगर आप सीधे डे का नाम ले रहे हो या टाइम का नाम ले रहे हो, वहां पर आपको ऑन और इन वाला प्रपोजिशन यूज करना है। अगर आप जो ये इस वर्ड आ रहा है, कोई पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हो कि इस टाइम पे, इस दिन पे, तो तब आपको प्रपोजिशन यूज नहीं करना है। ये आपका लास्ट एरर था यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये ऑन नहीं होना चाहिए था क्योंकि दिस आफ्टरनून लिखा हुआ है। गॉट इट? तो किस किस पार्ट में एरर था? पहला तो सही था, बी पार्ट में एरर था, सी में भी एरर था, नो सी में नहीं था, यहाँ सी में भी एरर था, और डी में भी एरर था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है ये सेंटेंस? द कमिटी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर सम ग्रेट स्कीम्स विच कैन टू सम एक्सटेंट हैज रिस्टोर्ड द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस वंस अगेन। अब यहाँ पर आपको सुनने में ही अजीब लगा होगा ये सेंटेंस, इजंट इट? देखो, लेट्स जस्ट फाइंड कि पहले हम देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। कमिटी जो है वो मतलब आगे मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही है जो कि नई स्कीम्स आ रही है उनसे, क्योंकि उनमें वो टेंडेंसी है कि वो रेस्टोर कर सकते हैं क्या? कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस को। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द एरर नाउ। द कमिटी, ये क्या है? कमिटी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कमिटी क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा एज अ सिंगल यूनिट ही लिए जाते हैं जब तक कि उनका डिवीजन ना हो। जहां पर भी किसी भी कलेक्टिव नाउन के व्यूज में, डिसीजंस में डिवीजन आए, स्प्लिट देखने को मिले, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है उस टाइम पे? वो प्लूरल नाउन बन जाता है। अदर देन दैट, जो भी कलेक्टिव नाउन है उसको हम एज अ सिंगल यूनिट ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर कहीं हमें डिवीजन या स्प्लिट दिख जाए उनके व्यूज में, उनके ओपिनियंस में, उनके डिसीजंस में, वहां पर वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, यहां पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कमिटी जो है उनका एक ही एक्सपेक्टेशन है
नए स्कीम्स से, ठीक है, कुछ नई स्कीम्स से। तो एक ही डिसीजन है उनका, एक ही एक्सपेक्टेशन है। तो कमिटी क्या बन गया यहाँ पे, जो ये कलेक्टिव नाउन है ये क्या बन गया, ये सिंगुलर नाउन बन गया, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि रूल ही ऐसा है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा, ठीक है। द कमिटी नाउ लुक फॉरवर्ड, ये जो लुक है क्या ये सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे, नहीं, ये प्लूरल है, क्योंकि वर्ब कैसे प्लूरल बनता है, जब उसमें एस नहीं होगा। जहां पर भी वर्ब के पीछे एस होगा वो क्या है, वो सिंगुलर है। तो क्या यहाँ पे ये एस से एंड होता है, नहीं होता, तो यहाँ पे हमें लुक्स लिखना चाहिए था। द कमिटी नाउ लुक्स फॉरवर्ड, सी अब ये सेंस दे रहा है। द कमिटी नाउ लुक्स फॉरवर्ड, यहाँ पे आपका पहला एरर है। जब भी फॉरवर्ड आता है, लुक फॉरवर्ड, आप टू प्रेपोजिशन यूज करते हो, ना कि फॉर, ओके। तो यहाँ पर भी बी पार्ट में भी आपका एरर आ रहा है कि फॉर नहीं होना चाहिए था, टू होना चाहिए था। टू सम ग्रेट स्कीम्स विच कैन, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। टू सम एक्सटेंट हैज रेस्टोर्ड, ठीक है। अब जब भी आप कैन की बात कर रहे हो ना, मतलब जहां पर भी वन सेकेंड, कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हो और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब डायरेक्टली यूज होगा, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जब भी वर्ब डायरेक्टली यूज होगा तो वर्ब किस फॉर्म में होगा, वो V1 फॉर्म में होना चाहिए। वहां पे पास्ट परफेक्ट, वहां पे कोई दूसरा फॉर्म नहीं होना चाहिए वर्ब का, समझ में आ रहा है, वो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये पहले देखते हैं हम, विच जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो किसके लिए यूज हुआ है, स्कीम्स के लिए यूज हुआ है, तो करेक्टली इट हैज बीन प्लेस्ड करेक्टली ओवर देयर। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, स्कीम्स होगा, ठीक है। तो जो ये नई स्कीम्स है, इट हैज द टेंडेंसी, इनमें एबिलिटी है कि वो कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस है वो रेस्टोर कर सकते हैं। लेकिन विच के बाद कैन यूज हुआ है, कैन टू सम एक्सटेंट हैज रेस्टोर्ड, मैंने आपको क्या कहा, ये किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए, इजंट ये वर्ब इसके लिए है कि ये ग्रेट स्कीम्स जो है इनमें वो एबिलिटी है कि वो रेस्टोर कर सकेंगे। लेकिन कैन के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, V1 फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैज और रेस्टोर को हटा के, रेस्टोर को हटा के हमें क्या लिखना है, रेस्टोर लिखना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, which can to some extent restore the country's economic status once again। और डी पार्ट में आपका कोई एरर नहीं है, गॉट इट। एक चीज यहाँ पे आपने सीखी कि कलेक्टिव नाउन, सॉरी हाँ, कलेक्टिव नाउन में जब तक डिवीजन ना हो, स्प्लिट ना हो आइडियाज का या डिसीजन का या ओपिनियंस का, तो तब तक वो सिंगुलर, एज अ सिंगुलर नाउन ही यूज होता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। फॉरवर्ड के साथ आप हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज करोगे, टू यूज करोगे। उसके बाद जब भी मॉडल ऑक्सिलरी हो और उसके बाद वर्ब डायरेक्टली यूज किया गया हो, ठीक है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो V1 फॉर्म में होना चाहिए, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ये तो चलो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अब आ ही गया तो कर ही लेते हैं। द बिगेस्ट कैजुअल ऑफ अनक्वेश्चनिंग एंथुजियाज्म फॉर वॉर, डेमोक्रेसी एंड रैशनल थॉट। देखो ये भी सुनने में अजीब लग रहा है, कह क्या रहा है ये सेंटेंस कि जो बिगेस्ट कैजुअलिटी है किस चीज की, मैंने पहले आंसर बोल दिया, एनीवेज जो बिगेस्ट कैजुअलिटी है किस चीज की, ऑफ अनक्वेश्चनिंग एंथुजियाज्म, वॉर के लिए बिगेस्ट कैजुअलिटी जो है अनक्वेश्चनिंग ऑफ अनक्वेश्चनिंग एंथुजियाज्म, वो क्या है, वो डेमोक्रेसी है और रैशनल थॉट है। लेट्स फाइंड द एरर इन द सेंटेंस नाउ। देखो दी है, उसके बाद बिगेस्ट है, क्या है, एडजेक्टिव। दी इज एन आर्टिकल, बिगेस्ट इज एन एडजेक्टिव। जब भी आर्टिकल दिया गया होगा आपको ये बात याद रखनी है कि वहां पर नाउन होगा ही होगा, और जहां पर आर्टिकल है उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद तो नाउन डेफिनेटली ही होगा दोनों केसेस में। तो ये देखना है आपको जो ये वर्ड है क्या ये नाउन है या नहीं, ओके, क्या ये नाउन है। अब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो AL है, जो वर्ड्स AL से एंड होंगे वो क्या है, वो एडजेक्टिव है।
वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है जो कि नाउन ही बनाते हैं, लेकिन कैजुअल जो है अगर इसके पीछे एल है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है ना कि नाउन है। तो हमें इस कैजुअल वर्ड को क्या बनाना है, नाउन बनाना है। कैसे बनाएंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड टी वाई टू इट, बिकॉज जितने भी वर्ड्स टी वाई से एंड होते हैं, जिनके पीछे टी वाई सफिक्स लगा होता है, वो क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। तो ये आपका एरर था, कैजुअल नहीं होना चाहिए था, कैजुअल टी होना चाहिए था। दूसरा रूल जो यहाँ पर है, ऑफ जब भी है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, इजंट इट। तो प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, विच टेल्स यू अबाउट द पोजिशन ऑफ एनी वर्ड, वो किसी भी वर्ड की पोजीशन आपको बताता है। तो ऑफ प्रपोजिशन जो है, अगर इसके बाद वर्ब यूज हुआ है, वो वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए, वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑफ के बाद वर्ब है अनक्वेश्चनिंग, वो आईएनजी फॉर्म में, ये भी करेक्ट है। तो आपका सेकेंड पार्ट में एरर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में है यहाँ तक। फॉर वॉर, ठीक है, तो वॉर के लिए बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ अनक्वेश्चनिंग एंथुजियाज्म जो है वो क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज डेमोक्रेसी एंड रैशनल थॉट। लेकिन क्या हमें ये सेंस यहाँ पे मिल रहा है कि वो है डेमोक्रेसी और रैशनल थॉट वॉर का एक बिगेस्ट कैजुअलिटी है जो वर्ड है ना, जिससे हमें है का मीनिंग पता चल रहा है, क्या वो वर्ड यूज हुआ है, नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए। What is it? What is the biggest casualty of unquestioning enthusiasm for war? That is democracy and rational thought. So ये is जो है वो मिसिंग है। अब अगर इस is के साथ हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका एक कंप्लीट सेंस मिलेगा। The biggest casualty of unquestioning enthusiasm for war is democracy and rational thought. ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि ये तो आपको समझ आ गया यहाँ तक, लेकिन हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर इज होना चाहिए था, हमें ये वॉर और डेमोक्रेसी में एरर कैसे पता चला। वॉर क्या है, नाउन है, डेमोक्रेसी क्या है, नाउन है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस में देखोगे दो नाउन्स यूज किए गए हैं विदाउट एनी लिंक और विदाउट एनी वर्ब, या कोई भी उनमें उनके बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, कोई वर्ड नहीं है जो उनके बीच में कनेक्शन दे रखे, तो वहां पर आपको समझना है। और एक नाउन स्टैंड करता है किसी एक चीज के लिए और दूसरा नाउन स्टैंड करता है किसी और चीज के लिए, तो वहां पे आपको समझना है कि एरर तो है ही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी एप्पल, ऑरेंज, ये दो नाउन्स है एक साथ है, क्या इसका कंप्लीट सेंस बन रहा है, क्या ये करेक्ट है, नहीं है, गलत है। तो जब मैं कहूंगी एप्पल एंड ऑरेंज, मैंने बीच में कंजक्शन लगा दिया, अब इसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, अब हमें पता चल रहा है हाँ ठीक है एप्पल और ऑरेंज है। लेकिन पहले अगर हम एप्पल एंड ऑरेंज कहते तो वो गलत होता, इजंट इट। सिमिलरली वॉर है, डेमोक्रेसी है, नाउन नाउन विदाउट एनी लिंक, विदाउट एनी कनेक्शन, तो ये क्या है, ये गलत है। यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था, और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, क्योंकि डेमोक्रेसी और रैशनल थॉट जो है वही वजह है किसकी, बिगेस्ट कैजुअलिटी की, वॉर के लिए। गॉट इट? ओके फाइन। सो हैव आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग? नो। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. टेक केयर. बाय बाय.